5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आने के बाद से कांग्रेसी खेमे में निराशा है और विपक्षी दलों का हौसला भी डगमगा गया है। 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत और कांग्रेस को मिली हार की वजह को लेकर एक बार फिर से ईवीएम की चर्चा जोरों पर है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ईवीएम के मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं और ईवीएम को हार की वजह बताने वाले कांग्रेस पर बीजेपी भी जोरदार तरीके से हमलावर है। चुनाव में हुए हार के शिकार ईवीएम को फिर बताया बेकार। मशीनी गड़बड़ी का इल्जाम लगाया, जनता का फैसला रास नहीं आया। चुनावी टेक्नोलॉजी पर फिर संग्राम, हार के बाद क्यों शुरू घमासान। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आए। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की झोली वोटों से भर दी और कांग्रेस को देश के 3 बड़े राज्यों में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। और हार के बाद एक बार फिर विपक्षी नेताओं की जुबान से ईवीएम को लेकर सवाल और आरोप सामने आने लगे हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर शिवसेना उद्धव गुट, सभी दलों के नेताओं ने बीजेपी की जीत को लेकर ईवीएम पर सवाल उठाए। तो वहीं बीजेपी के नेताओं ने इसका जवाब भी दिया। सबसे पहले बात करते हैं उन नेताओं की जिन्होंने सवाल दागे। इसमें पहले नंबर पर आते हैं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। ईवीएम पर सवाल उठाते हुए दिग्विजय ने ऐलान कर दिया कि ऐसी कोई भी मशीन जिसमें चिप लगी हो वो हैक की जा सकती है। ईवीएम मुद्दे पर सेफ गेम खेलते हुए दिग्विजय ने भी साफ कर दिया कि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को है या नहीं ये पार्टी ही बताएगी। हमने बटन दबा दिया, पता ही नहीं पड़ा वोट कहां गया। अब वीवीपैट आई है तब 7 सेकंड के लिए दिखता है। हमारे हाथ में क्यों नहीं मिलता वो बैलेट पेपर? नहीं, गिनती की बात नहीं, गिनती तो होती है, लेकिन प्रश्न इस बात का है हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता? जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दे। तो हम मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, बात खत्म। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने सोमवार को ट्वीट्स की एक सीरीज में पोस्टल बैलेट के जरिए मिले मतदानों की जानकारी शेयर की थी। पोस्टल बैलेट के जरिए पड़ने वाले वोटों में ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले। इस पर दिग्विजय सिंह ने सवाल करते हुए पूछा कि अगर जनता वही है तो ईवीएम और पोस्टल बैलेट के वोटिंग पैटर्न में इतना अंतर कैसे आ गया। दिग्विजय सिंह ने पोस्टल बैलेट के नतीजों की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, पोस्टल बैलेट के जरिए हमें यानी कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त है, जबकि इनमें से अधिकांश सीटों पर ईवीएम काउंटिंग में हमें मतदाताओं का पूर्ण विश्वास न मिल सका। यह भी कहा जा सकता है कि जब तंत्र जीतता है तो जनता यानी लोग हार जाती है। दिग्विजय सिंह की तरह मध्य प्रदेश से कांग्रेस सीएम कैंडिडेट रहे कमलनाथ ने भी नतीजों पर सवाल उठाए। कमलनाथ ने सीधे सीधे ईवीएम का नाम तो नहीं लिया, लेकिन विधायकों को मिले कम वोट का जिक्र कर चुनावी प्रणाली पर सवाल उठा दिए। पब्लिक से पूछिए, मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में और घर से मैंने देखा। एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी, जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ। इसके अलावा कांग्रेस नेता उदित राज ने भी एक्स पर लिखा कि जरूर ईवीएम में कुछ हुआ है, वरना ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। मध्य प्रदेश चुनाव नतीजों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सवाल खड़ा किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संजय निरुपम ने लिखा, मध्य प्रदेश में पोस्टल बैलेट की गिनतियों में कांग्रेस 190 सीटों पर आगे दिख रही है, लेकिन जब मशीन खुली तो कोहराम हो गया। भीषण हार, पार्टी 66 सीटों पर जाकर सिमट गई। क्या यह स्वाभाविक है? ईवीएम माता की जय। इसी तरह शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत भी ईवीएम विरोध के मुद्दे पर सुर में सुर मिलाते नजर आए। उद्धव गुट के संजय राउत ने ईवीएम को लेकर लोगों के मन में शक होने का जिक्र किया, तो साथ ही सलाह भी दे दी कि अगर संदेह है तो इसे दूर कर दें, एक चुनाव बैलेट पेपर पर करवा लें।
तेलंगाना में अलग जनादेश है, 3 राज्यों में अलग है। बीजेपी को बड़ी जीत मिली है तो जनादेश का स्वागत करना चाहिए, चाहे जनादेश ईवीएम का हो। हम लोग हमेशा कहते हैं, लोगों के मन में शंका होती है हमेशा, ये कैसा मुमकिन हो गया, खास करके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो हम ये कहते हैं कि अगर ये लोगों के मन में शंका है तो एक बार शंका दूर कर दीजिए। एक चुनाव आप बैलेट पेपर पर लीजिए ना, एक चुनाव से, और लोगों के मन में जो शंका है दूर कर लीजिए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। फिर लोगों को बोलने का मौका नहीं रहेगा। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने की वजह से दिल्ली में भी राजनीतिक गहमागहमी रही और कांग्रेस के साथ साथ विपक्षी दलों के नेताओं ने भी ताजा चुनावी नतीजों और ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने में देर नहीं लगाई। जब ये मशीन पहले आई थी कांग्रेस के वक्त में, मैं चीफ मिनिस्टर था, उस वक्त भी हमने इस मशीन के बारे में कहा था, उनसे पूछा था इलेक्शन कमीशन के लोगों से, क्या इसमें चोरी हो सकती है? उन्होंने कहा हो सकती। अब कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा इस मशीन को ठीक करने के लिए कि लोगों का भरोसा इससे उठे नहीं, वो करना पड़ेगा। ईवीएम विश्व भर में एक सस्पिशियस कमोडिटी है जिस पर कोई भी विश्व में देश भरोसा नहीं कर रहा है। तो और जब मैंने इस वक्त देखा कि डाक मतपत्र जो 230 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मे बी मोर देन 200 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, मे बी 230, आई डोंट नो, बट 200 तो पक्का है, में कांग्रेस लीड कर रही है और चंद कुछ छोटे से चंद कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही बीजेपी अगर डाक मतपत्र में आगे है। इसका मतलब यह है कि ये ट्रेंड ईवीएम पे ब्रेक कैसे किया? देखिए, मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो मशीनें हैं वो प्रमाणित हैं। कई बार कोर्टों में लोग गए हैं स्टेट्स में, तो कई स्टेट की हमारी कोर्ट्स हैं, उनके डिसीजन भी लगे हुए हैं। लोगों को देखना चाहिए कि हमारे यहाँ कितनी स्पष्ट तरीके से चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया की जाती है। जब लोग हार जाते हैं तो अपनी हार को छिपाने के लिए जनता के सामने भ्रम पैदा करते हैं कि ईवीएम मशीनों में बेईमानी हुई है। ईवीएम मशीनें बिल्कुल फुल प्रूफ हैं। इसका उदाहरण आपको पता ही है कि अभी स्टेटों में कई इलेक्शन हुए जिसमें आपने देखा होगा कि कर्नाटक है, आपका हिमाचल है, दोनों जगह अभी आप ये कांग्रेस वाले जीत के आए हैं तेलंगाना से। तो ये कैसे हो गया? संभव है। और इनकी सीटें भी जिन स्टेटों में हारे हैं उस स्टेटों में भी इनकी सीटें आई हैं, कहीं 77 आई हैं, कहीं कुछ आई हैं। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने हार पर ईवीएम को टारगेट किया तो दिल्ली की संसद में जुटे बीजेपी नेताओं ने एक एक कर जवाब भी दिया। दिल्ली में जुटी बीजेपी सांसदों और मंत्रियों की फौज ने इसे कांग्रेस की खींच और बहाना बताया। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कांग्रेस को आत्ममंथन करने और हिमालय जाने तक की सलाह दे डाली। बैंगलोर से जीते थे जब, तो ये लोग ईवीएम को गोद में लेके उसको चूम रहे थे। अब अचानक इनको ईवीएम से दिक्कत हो गई। ये सारे लोग सही बताएं अपनी राजनीति भूल गए हैं, ये लोग इस देश को भूल गए हैं। इन लोगों को सबको एक साथ मिलके हिमालय जाना चाहिए, 15-20 साल के लिए आत्मचिंतन करना चाहिए। इनको देश ने नकार दिया है। अब जहां भी चुनाव होंगे एक ही मोदी जी की गारंटी है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की। बाकी विपक्ष, ये भ्रष्टाचारी तुष्टीकरण की राजनीति वालों को देश ने नकार दिया गया। वही अभी तक लोग सुधरे नहीं, अभी भी पार्लियामेंट में कुटुर कुटुर कुछ करते रहते हैं। इनको सुधर जाना चाहिए क्योंकि देश इनको 30-40 साल के लिए अलविदा कह दिया है। विपक्षी पार्टियों की ओर से ईवीएम को लेकर उठाए सवाल पर सुशील कुमार मोदी ने कहा कि तेलंगाना और कर्नाटक चुनाव में कैसे जीत हुई। कांग्रेस हार के बाद अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए ऐसी बातें कहती है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी थी और ईवीएम में हेराफेरी हो सकती है तो तेलंगाना का चुनाव कैसे जीत गए? कुछ वहाँ पहले कर्नाटक का चुनाव कैसे जीत गए? तो कांग्रेस जब जब चुनाव हारती है तो उसका ठिकरा चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर थोप देती है अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए। लेकिन इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं। जब बैलेट का जमाना था तो मैंने बिहार में देखा है कि गरीबों को राजद कांग्रेस लोग वोट देने से रोक दिया करते थे, बूथ लूट लिया करते थे। ये बूथ लूट का जमाना चाहते हैं। ये चाहते हैं अब उस दौर में लौट कर न हिंदुस्तान जाएगा न इस देश की जनता जाएगी।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ईवीएम पर सवाल उठाने पर बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने पलटवार करते हुए कहा कि जब 2004 से 2014 तक ये सरकार में रहे तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठा। विपक्ष का ना तो ईवीएम पर विश्वास है, न जनता पर, न निर्वाचन पर विश्वास है और न ही कोर्ट पर विश्वास है। 2004 में सरकार बनी, 14 तक रही, तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठा। अभी हिमाचल में जीते तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठा। कर्नाटक जीते तब भी ईवीएम पर सवाल नहीं उठा। तेलंगाना जीते। एक तरह से विपक्ष का ना तो ईवीएम पर विश्वास है, न जनता पर विश्वास है, न निर्वाचन पर विश्वास है, न कोर्ट पर विश्वास है। अब जनता के जनादेश को इस तरह से नकारना मुझे लग रहा है कि ये बहुत छोटी सोच है और विपक्ष को इसको स्वीकार करना चाहिए। देश की नई संसद का शीतकालीन सत्र अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामेदार रहा। संसद के अंदर जीत के जोश से लबरेज बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आई, तो सदन के बाहर बीजेपी लीडर्स ने ईवीएम पर उठी शिकायतों पर विपक्ष को आईना दिखाने की कोशिश की। मैं जानना चाहता हूं कि कौन से ईवीएम की बात कर रहे हैं दिग्विजय बाबू। जो कपड़ा फाड़ वाला ईवीएम था कमलनाथ जी और उनके बीच, उसी ईवीएम की बात कर रहे हैं। और जब ये तेलंगाना में जीतते हैं तब ईवीएम नहीं आता, जब हिमाचल में जीतते तो ईवीएम नहीं आता। हार जाते, जनता नकार देती तो उसको नहीं स्वीकारते। जनता के मैंडेट को स्वीकारना सीखिए। और जब जीत जाते हैं तब नहीं, हार जाते हैं तब ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं। गांव की कहावत है, मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू। आज ईवीएम जीत गए तो गप गप, हार गए तो थू थू। हम लोग तो जनता जनार्दन का सम्मान करते हैं और ये ईवीएम की जो बीमारी है इन लोगों को कि जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम की खराबी है, जहाँ जीत जाते हैं वहाँ जनता का साथ है। ईवीएम में कोई गड़बड़ कर नहीं सकता है। ये बहुत ही साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली बहुत ही साउंड, बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है और इसका हमको सम्मान करना चाहिए। बेबुनियाद आधारहीन बातें हैं, उनको इसके बजाय ईवीएम को दोष देने के बजाय उनको पब्लिक के बीच में जाना चाहिए, पब्लिक के बीच में रहना चाहिए। उनकी जो समस्या उनको सुन करके उनका समाधान निकालने की कोशिश करना चाहिए। कांग्रेस को और विपक्ष को जनताओं पर भरोसा नहीं रहा और ये ईवीएम मशीन के बारे में जो बात किया जा रहा है, इसके बारे में समय समय पर जिन जिन लोगों ने चैलेंज किया, इलेक्शन कमीशन ने इसको सही ढंग से स्पष्टीकरण और साइंटिफिक रीजन के साथ जनता के सामने रखा हुआ है। इसलिए इलेक्शन हारने के बाद आप हार को मान लो और अपने को सुधार कर लो। हार मानने वाले तैयार है ही नहीं, हार मानने के लिए तैयार है ही नहीं। हास्यास्पद इल्ज़ाम है। ईवीएम तो ये यानी इनका लास्ट रिजॉर्ट की बात है और इसके बारे में कहना भी क्या है, यानी और भाना भी होते हैं हार के लिए, लेकिन ये तो यानी हद के बाहर है। अभी आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में जो चुनाव हुआ है मिजोरम का, उसमें भी उसे क्षेत्रीय पार्टी को बहुमत मिला है, जबकि बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। इस तरह की बातें करना उचित नहीं है। मैं तो नहीं समझता हूं कि ये बातें करने से, इसे जनता को भ्रमित करने से इन पे कोई विश्वास पैदा होगा। ये इन लोगों को काम करना चाहिए। ये क्षेत्रों में काम करते नहीं है, क्षेत्रों में जाते नहीं है और न ही कोई इनकी पॉलिसी है और न ही इनकी कोई क्रियान्वयन होता है पॉलिसीज का, जिसके तहत पब्लिक इनको वोट नहीं देती और बाद में ये इलेक्शन कमीशन को बदनाम करते हैं। जहां तक ईवीएम की विश्वसनीयता है, मैंने बताया कि ये हारने वाले दलों का खींच है। हारने के बाद इस तरह की बातें करते हैं जिससे कि वो अपने मन को संतुष्ट कर सकें और जनता को भ्रमित कर सकें। राजनीति में हार और जीत का फासला कई बार उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता और चंद वोटों से मिली हार कार्यकर्ताओं, नेताओं और पार्टियों के लिए असहनीय हो जाती है। लेकिन हकीकत यह भी है कि तेजी से बदलते टेक्नोलॉजी के दौर में हिंदुस्तान के अंदर बैलेट पेपर के मुकाबले ईवीएम से चुनाव करवाना आसान भी है और विश्वसनीय भी। बैलेट पेपर के मुकाबले ईवीएम की जरूरत और इस्तेमाल की बात करें तो हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में जहां हर साल कई चुनाव होते हैं, वहां बैलेट पेपर से चुनाव करवाना आसान नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव करवाना बेहद ही आसान तरीका है। बैलेट पेपर से चुनाव करवाना महंगा है तो ईवीएम एक सस्ता और अच्छा तरीका है।
बैलेट पेपर से चुनाव में वक्त बहुत ज्यादा लगता है, जबकि ईवीएम से वोटिंग की स्पीड को बढ़ाया गया है। बैलेट पेपर पर दर्ज वोट को नष्ट करना आसान है, जबकि ईवीएम को टैंपर करना लगभग नामुमकिन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और भारत में ईवीएम का पहली बार 1982 में इस्तेमाल किया गया था। पहले बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की जाती थी, अब बैलेट पेपर की जगह ईवीएम मशीनों ने ले ली है। हालांकि हर इलेक्शन में ईवीएम पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। इसमें राजनीतिक पार्टियां ईवीएम पर काफी सवाल खड़े करती हैं। ऐसे में ईवीएम से जुड़े कुछ साधारण से सवालों के जवाब जानना आज आपके लिए भी जरूरी है। ईवीएम वोट सबमिट करने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2 यूनिट से बनी होती है, जिसमें कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट शामिल है। दोनों यूनिट 5 मीटर की केबल से जुड़ी होती है। कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर आरओ के पास होती है। वहीं बैलेटिंग यूनिट वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी जाती है। यहां पर आकर लोग वोट डालते हैं। बात ईवीएम के जरिए वोट प्रोसेस की करें तो पहले चरण में पीठासीन अधिकारी वोटर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। दूसरे चरण में पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाता है। तीसरे चरण में मतदाता अपने मनपसंद उम्मीदवार के नाम और निशान के पास मौजूद नीले बटन को दबाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता है। आपको बता दें कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन होती है। इससे किसी भी तरह का कोई नेटवर्क नहीं जुड़ा होता। चुनाव आयोग के मुताबिक ये मशीन किस कंप्यूटर से कंट्रोल नहीं की जा सकती है। ईवीएम में डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी रिसीवर या डिकोडर नहीं होता है। वोटिंग के बाद इन्हें सीलबंद कर दिया जाता है। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच केवल रिजल्ट वाले दिन ही खोला जाता है। ईवीएम को 2 सरकारी कंपनी ने डिजाइन किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BHEL बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ECIL हैदराबाद के सहयोग से चुनाव आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति TEC ने तैयार और डिजाइन किया है। ईवीएम को सिर्फ BHEL और ECIL ही बनाती है। जहां तक विदेशों की बात है, विदेशों में होते थे ईवीएम में चुनाव और अभी भी होते हैं। और जब भी हमारे कमीशन ने किया, चतुराई के साथ किया और समझदारी के साथ किया कि जब शुरू किया यहाँ पर इलेक्शन ईवीएम के थ्रू, तो ये बैटरी ऑपरेटेड है, ये हैक नहीं हो सकता है। जबकि सभी दलों को नोटिस दिया गया था, बुलाया गया था, तब कोई नहीं आया सामने, किसी दल का कोई प्रतिनिधित्व नहीं आया कि जो हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन के सामने उन मशीनों को हैक कर सकता। 140 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान के लोकतंत्र को नियम और कायदों के साथ सुचारू रूप से चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और देश की जनता के साथ साथ तमाम पार्टियां, नेता और संस्थान इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते आ रहे हैं। लेकिन जब बात सत्ता के पाने या खोने की होती है तो कई तरह के शक व शुबहा इंसानी दिमाग में घर कर जाते हैं और इसी का नतीजा है कि एक बार फिर देश में चुनाव हुए और एक बार फिर ईवीएम को लेकर आशंकाओं के तीर छोड़े जाने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।